हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गीत गोविंद एकेडमी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 6 यूरोप में राष्ट्रवाद का, यानी नेशनलिज्म इन यूरोप के छठे पार्ट में वेलकम है आपका। और इस पार्ट में हम लोग समझेंगे पूरी की पूरी सीक्वेंस, यानी क्या क्या हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है अब तक, उन सभी चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से एक बार रिवीजन करते हैं, एक बार रिपीट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बार फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो विजुअल है वो सबसे पहले सामने दिखा 1789 में, यानी 1789 में सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखने को मिला। फिर नेपोलियन ने जनता के शासन को टेक ओवर कर लिया और नेपोलियन गद्दी पे बैठ गए। फिर क्या हुआ, नेपोलियन को हराकर कंजर्वेटिव्स आ गए वापस पावर में, ठीक है, रूढ़वादी संस्थाएं आ गई। और रूढ़वादियों ने क्या किया कि 1815 से लगाई 1830 तक वहां पर राज किया, और 1830 से लगाई 1848 तक क्रांतिकारियों का युग आ गया। यानी क्रांतिकारियों ने क्या किया, क्रांति किया। और ये जो भी नेशनलिज्म है, जो भी राष्ट्रवाद है, उसको लीड कौन कर रहा था? उसको लीड कर रहा था मिडिल क्लास। यानी जो मिडिल क्लास था वो इन सभी जितने भी क्रांति हुए हैं, इन सभी क्रांतियों में मिडिल क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। मिडिल क्लास का सेंस है डॉक्टर, वकील, चपरासी, किसान, यानी जो भी लोग हैं, जो भी राजा को छोड़ के और पादरियों को छोड़ के जो भी लोग हैं, वो सभी क्या हैं? मिडिल क्लास है। जो भी लोग पढ़ लिए हैं, जिनके दिमाग में आज़ादी के प्रति, राष्ट्र के प्रति भावनाएं आ गई हैं, वो लोग क्या हैं? मिडिल क्लास। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं कि अब तक हम लोगों ने यहां पे देखा ये चीज, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके आगे की चीजों को थोड़ा सा समझते हैं। अब 1830 तक किसका राज था? कंजर्वेटिव्स का। अब क्या होता है कि 1830 के बाद किसका समय आ जाता है? क्रांतिकारियों का। और उस समय फ्रांस का राजा किसको बनाया जाता है? लुईस फिलिप को। लुईस फिलिप को राजा बनाया जाता है। कैसा राजा बनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी राजा तो आप बनेंगे लेकिन कुछ नियम और शर्तों के साथ। और वो नियम और शर्त राजा को क्यों मानने पड़े? क्योंकि अब जो जनता की जो आवाज थी वो बहुत ही ऊंची हो चुकी थी। अगर वहाँ के जो राजा थे वो लोग अगर जनता की बात नहीं मानते तो वहाँ पे क्या हो सकता है? विद्रोह हो सकता था, और वहाँ पे राजाओं का जो गद्दी है वो भी जा सकता था। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो राजा थे उस वहाँ के, उन लोगों ने थोड़ा सा जनता को रिलैक्स, थोड़ा सा छूट दिया। ठीक है, और सबसे पहली बार लुईस फिलिप को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी संवैधानिक रूप से राजा बनाया गया वहां के जनता के द्वारा। फिर हम लोगों ने देखा कि जो बेल्जियम है वो नीदरलैंड से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। फिर उसी के साथ हम लोगों ने देखा कि ग्रीक का वॉर शुरू हो जाता है। ग्रीक का वॉर इंपॉर्टेंट है। ग्रीक का वॉर कुछ इस तरीके से समझते हैं बच्चों, जैसे देखिए, जैसे क्या था कि जो ग्रीक है उसको क्या कहा जाता है? स्तंभ कहा जाता है, किला कहा जाता है क्रिश्चियन लोगों का। क्योंकि जो क्रिश्चियन लोग ऐसा मानते हैं कि जो भी क्रिश्चियनिटी, यानी जो भी क्रिश्चियंस लोग होते हैं, उनका जो मेन जो जगह है वो है ग्रीस। तो ग्रीस के ऊपर ऑटोमन साम्राज्य का राज था। ऑटोमन साम्राज्य कौन सा साम्राज्य था? मुस्लिम साम्राज्य। और वो लोग कौन है? क्रिश्चियंस। इसलिए वो क्या चाहते थे कि हमारे जो ऊपर जो ये ऑटोमन साम्राज्य राज कर रहे हैं, इनको हटाया जाए। तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिनका नाम है लॉर्ड बायरन। क्या नाम है? लॉर्ड बायरन। ये क्या करते हैं? धन एकत्रित करते हैं। किस लिए? कि इन ऑटोमन साम्राज्य से हम लोग लड़ाई कर सकें और इन लोगों से आज़ादी पा सकें। ये बहुत ही धन इकट्ठा करते हैं। धन इकट्ठा करते समय दुर्भाग्यवश इनको बीमारी हो जाती है, और बीमारी की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है युद्ध से पहले। और युद्ध होता है, और युद्ध होने के साथ जो ग्रीस है
वो जीत जाता है और जीतने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक ट्रीटी होता है, एक संधि होता है, जिस ट्रीटी को हम लोग कहते हैं ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832, यानी जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कुस्तुनतुनिया की संधि 1832। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की बुक में बहुत थोड़े में दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन इससे हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको जो ग्रीक का आज़ादी का जो लड़ाई है इसको याद रखना है। इसमें कौन मेन कैरेक्टर है, लॉर्ड बायरन, जो कि एक क्या थे, एक पोएट थे, इंग्लिश पोएट थे। ठीक है, इन्होंने धन एकत्रित किया लड़ाई करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश इनकी बीमारी से मृत्यु हो गई, लेकिन तभी भी ग्रीस को आज़ादी मिली और आज़ादी के साथ ही एक संधि हुई जिसे हम लोग कहते हैं ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, हिंदी में कहते हैं कुस्तुनतुनिया की संधि 1832। ठीक है, और जब ये वाकया हुआ उसी के साथ एक बहुत ही फेमस व्यक्ति जिन्होंने कई बार अलग अलग चीज कही है, जिन्होंने वियना की संधि कराई, जिन्होंने जुसेपे मेज़नी के बारे में बताया अपनी सोच, और यहां पे भी बता रहे हैं कि When France sneezes, the rest of the Europe catches cold, यानी जब फ्रांस छींकता है तो पूरे के पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि कितने इन्फ्लुएंस था, कितना ज़्यादा उस समय डेटा जो होता था बहुत ही तेज़ी से फैलता था। यानी फ्रांस से एक चिंगारी निकली राष्ट्रवाद की और यूरोप की अलग अलग हिस्सों में तेज़ी से फैल रही। ठीक है, तो ये था हमारा आज का इस स्लाइड का पूरा इंफॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट से हम लोग वापस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।